नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जानेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद भोपाल मंडल के सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी। अश्विनी वैष्णव ने अमित शाह से की मुलाकात, एनडीएलएस भगदड़ के बारे में दी जानकारी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 8 और भारतीय लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। एनआईए कोर्ट ने लोके पर बम विस्फोट मामले में एक आरोपी को ठहराया दोषी, सुनाई 10 साल की सजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आप नेता राघव चड्ढा ने जताया दुख। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शनिवार शाम महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। ये भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर हुई। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हालत बेकाबू हो गए। जगह की कमी के कारण कई लोग वहीं फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इस भयावह हादसे में जान गंवाने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इस त्रासदी के बाद दिल्ली पुलिस और रेलवे प्रशासन हरकत में आ गई। अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की। हालांकि सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई पहले नहीं की जा सकती थी? महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? मौके पर मौजूद यात्रियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुनिए। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने का सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आई सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। हमें बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे ठीक है। मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर।
अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम हैं? ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे, तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ, आप लोग कैसे वहां से निकले? निकले क्या, हम तो जैसे, मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली, तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूं मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार। क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी। अच्छा, MLC वगैरह, हाँ, उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांग है, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना, और क्या मांग सकते। कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा अब मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे, कुछ मंत्री भी आए थे, और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है, और डेथ, वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है, प्रशासन आ गया। अब तो जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे, अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे, कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे, भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल माता। कहाँ से आ रहे थे साहब? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी है, हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हालत यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं सार्जेंट अजीत हूँ, भारतीय वायुसेना से, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का
टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5,000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि जो क्या है प्रशासन नहीं था यहाँ पर? और प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5,000 10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहां पे कितना ही हो सकता है, 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट कुछ बदला था? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था, मैं कुछ वीआईपी मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में, तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से, जो भी गला फाड़ फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले, जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुंचा के आया हूँ, और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है? मौत का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं ये मैं नहीं बता सकता, या आप भी नहीं बता सकते हैं, ये डॉक्टर या बता सकते हैं। जी, आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे हैं? जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया, और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे, और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे, उनको मैंने उठाया, और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आई जी, नेक्स्ट वहां पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2 दिन 4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप बहुत जगह है, अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में आप बहुत जगह है, स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं, आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिला कितने बच्चे वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम करीब 6 बजे भीषण आग
लग गई, जिसमें कई टेंट जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि महाकुंभ मेले में ये चौथी आगजनी की घटना है। पहली आगजनी 19 जनवरी को हुई थी। सेक्टर 19 में गीता प्रेस कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 180 कॉटेज जलकर खाक हो गए थे। दूसरी आगजनी 30 जनवरी को हुई, जहां सेक्टर 22 में 15 टेंट आग की चपेट में आ गए थे। 7 फरवरी को शंकराचार्य मार्ग पर लगी आग में 22 पंडाल जल गए थे और कल यानी शनिवार को सेक्टर 18 और 19 में लगी आग, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। हर बार आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि आग तेजी से फैली और अफरा तफरी मच गई। अब सवाल ये है कि बार बार आग लग रही है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या प्रशासन इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है? सुनिए चश्मदीदों का इस हादसे को लेकर क्या कहना है। आग लगी थी पीछे, बाथरूम के पीछे लगी थी। धुआं दिखाई पड़ा तो इसीलिए भागे हम लोग। जब भागे तो पानी के दौड़े तो उसके बाद आग महाराज की कुटिया तक पहुंच गई। फिर उसके बाद सारी छोलदारी में पहुंच गया, पूरे कुटिया सारे जल गए, पूरे सामान जल गया, काफी नुकसान हो गया। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आया तो बुझाया आग। नाम बता दीजिए अपना। नाम जयकरण सिंह। क्या करते हैं? भंडारी का काम करते हैं, भोजन बनाते हैं। जी किन बाबा जी के वहाँ आग लगी है, किनके वहाँ आग लगी थी? राम केवल दास के यहाँ, अयोध्या के रहने वाले हैं और बहुत नुकसान हो गया सर, समझे। रुपया पैसा भी इनका जल गया, जितना था सर सामान, जितना कम्बल था, सब बिस्तर था जितना, सब जल गया, सब राख हो गया। हाँ, राशन पानी जो कि जला तो जला, लेकिन नुकसान बहुत हो गया, बहुत हानि पहुंची। नाम बता दीजिए। सीताराम सुको। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में लवकुश सेवा मंडल, उनका एक शिविर संचालित होता था, जिसमें कि अभी कुछ टेंट्स वगैरह रखे हुए थे, उनका टेंटेज रखा हुआ था। उसी में स्टोर रूम उनका जो था, उसमें अनाज कुछ था, कुछ कंबल वगैरह थे, उसमें आग लगी है। कोई वहां पे व्यक्ति नहीं था, इसी में जो सामान रखा हुआ है इसमें आग लगी है। किसी तरीके का जनहानि नहीं हुई है या किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। यह आग की घटना करीब 6:15 शाम में कुंभ मेला पुलिस को प्राप्त हुई। 5 से 7 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड हमारे मौके पे पहुंच गई और आग को काबू पा लिया गया। तो ये घटना आज आग की हुई थी, जिसे 5 से 7 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ओबरा नगर पंचायत के 2 वार्डों की मतगणना दोबारा कराए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से दोबारा मतगणना को लेकर गुहार लगाई गई थी, जिस पर SC/ST एक्ट के तहत मामले को संज्ञान में लेते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दिया गया है और अब ओबरा नगर पंचायत के वार्ड 1 और 9 को फिर से मतगणना कराने को लेकर अधिसूचना वहां जारी की गई है। महाकुंभ को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन पूरी तरह से बेकार हो गया है। देश के लोग अपमानित होकर वापस लौट रहे हैं। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी केवल कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या का बख्यान कर रही हैं, लेकिन कुंभ के दौरान हुई मौतों की संख्या को छिपाया जा रहा है। सुनिए। संहिता के तहत वो केस लगातार चल रहा था और हमेशा न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं हमेशा कहता हूँ, सदन में भी कहता हूँ, देश आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में जो आज आम लोगों को फ्रीडम पर रोक है,
उसके जीने के तरीके पर रोक है। मैं हमेशा कहता हूं कि और आज न्यायालय ने सरकार फिर से अपील की थी और न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। खारिज हो गया सर? जी खारिज। सर अगर हम बात करें इस समय चुनावी राजनीति की, तो दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का लगातार, देखिए 400 और 240 आपको याद नहीं है, बीजेपी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे चल रही। नीतीश कुमार को कितना गाली बीजेपी दी थी, और नीतीश कुमार और बीजेपी का तो बेमौसम शादी है, दोनों की विचारधारा कभी नहीं मिलती। और नीतीश कुमार को भी निपटा दिए, निपटाएंगे नहीं। अब देखना चुनाव तक नीतीश कुमार को ये पालेंगे, अंडा की तरह सेवेंगे, उसके बाद उस अंडा को फोड़ देंगे और फोड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। और इनका काम ही देखिए, ये अमेरिका में जो अपमान हुए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, पड़ोसी देश के सारे रास्ते बंद हो गए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, व्यापार मेरा रुक गया उस पर गहरी चिंता नहीं है, ISI के चेयरमैन बांग्लादेश में आके बैठते हैं उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, नेपाल में चीन ने सेना आर्मी एयरपोर्ट बना लिया उस पर चिंता नहीं है। आप चारों तरफ से उठा के देखो, आप BPSC SSC के एग्जामिनेशन को उठा के देखो, बच्चे कैसे परेशान है, फार्मर कैसे परेशान है, आत्महत्या हो रही है। अभी जो बजट आया इसमें आप देखो, आप सब लोगों पर बोझ पड़ गई, GST। दिल्ली चुनाव हुए थे सर, अब दिल्ली चुनाव में तो आप समझ ही रहे हो कि एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उम्मीद, सपना और विश्वास किया था लोगों को। अब दिल्ली तो सभी देश के सभी तरह के लोग हैं, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी जगह के लोग। बार बार दिल्ली में नहीं ठगा जा सकता, झूठ नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली के लोगों ने विश्वास को टच किया, हर्ट किया, इमोशंस अटैच किया। कांग्रेस के प्रति, शीला दीक्षित के प्रति दिल्ली के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को हराना था। विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी ने पैसे का लंबा खेल किया। एक वोटर पर 50,000, एक वोटर पर 50,000, तो लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार में तो पेट में बच्चा है उसको भी राजनीति आती है, भैंस पर बैठता है उसको भी राजनीति आती है। वहां तो चूंकि आप जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल, बिहार यूपी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी के टारगेट में बिहार, आप क्या किस नजरिए से? देखिए, हमारी कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिहार से ही इनके 2029 का जो एक गलत झूठ का जो रथ है ना, ED CBI चुनाव आयोग ना हो, ED CBI ना हो तो और अदानी ना हो तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रोपगंडा मास्टर है ये, 24 घंटा चुनाव के लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जीते हैं। कुंभ में जिस तरीके से कुंभ तो बेकार हो गया ना भाई। आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग देश के अपमानित होके गए ना। कहीं भी माँ बहनों को बाथरूम के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, तेल नहीं मिल रहा है, स्टेशन पर 10 दिन से बैठे हुए हैं। आप संख्या बता रहे हैं इतने लोग आए, कितने लोग मरे इसकी संख्या तो आप बता नहीं रहे। क्या अव्यवस्था है। अब बाबा लोग कहते हैं, विपक्ष बाबा लोग कहते हैं, बाबा लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये तो आम आदमी, कुंभ के लिए गरीब आदमी है जो उस पर आस्था पर भरोसा है। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, कुंभ की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दिल्ली के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारा और सेट करने के लिए कुंभ में इतनी व्यवस्था कर दी, जो मैं समझता हूं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई बनाव तो है नहीं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुर्सी जाए। धन्यवाद। और वहीं अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद, जिसे एशिया की सबसे ज्यादा सोने से सजी मस्जिद माना जाता है, अब विवादों में फंस गई है। दरअसल जामा मस्जिद को लेकर एक याचिका अलीगढ़ जिला सत्र एवं न्यायालय में दाखिल की गई है। इस याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद के स्थान पर पहले जाट राजा सूरजमल का किला था। RTI एक्टिविस्ट एवं भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष केशव देव पंडित ने इस किले पर कब्जा करने वालों को बेदखल करने की मांग की। सिविल जज ने शनिवार को इस याचिका की सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है।
बीते शनिवार झारखंड हजारीबाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोरिया कर्मा बरही में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि रही। उन्होंने किसान को संबोधित करते हुए कृषि योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर किसान समृद्धि योजना मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन हुआ और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। और बहुत लंबे समय से ये पार्क इसी तरह से पड़ा हुआ था। विगत 2 साल के बाद ये पार्क का थोड़ा स्थिति सुधारा गया है और अभी भी बहुत अपार क्षमता है, बहुत सारी चीजों की करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये हमारे कृषि विभाग से एक टूरिज्म सेंटर की तरह भी विकसित हो। पार्क है, यहाँ पे चाय बागवानी हो रहा है, कॉफी बागवानी हो रहा है, किसान भी आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। कई सारे आसपास के लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। ये अच्छा एक प्रयास रहा है हमारा और आगे मैं इसको देखने के लिए आई हुई थी कि आगे इसको कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं, क्या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हीं चीजों को जानने के लिए एक अच्छा समझ लेके वापस जा रही हूँ और इस पे अब हम लोग आगे काम करेंगे। मैम, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। जागरूकता तो मुझे लगता है जब कोई चीज और अच्छा हो जाएगा तो अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी काफी सारी जागरूकता हो सकती है। इसके बारे में चर्चा करने लगेंगे, परिवार से दूसरा परिवार, दोस्त, संगी साथी आ सकते हैं, तो एक अच्छा रहेगा। बाकी अगर हम लोग बेहतर विकसित कर लेंगे तो हम लोग भी अपने स्तर से इसका प्रचार भी करना शुरू कर देंगे। देश मेला के साथ साथ कार्यशाला, नई तकनीक और खेती के नए आयाम की जानकारी, प्रचार प्रसार, ये सभी इसी में समाहित है। हम अपील करेंगे कि सभी किसान भाई बहन इस माहौल और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, स्टॉल का भी निरीक्षण करें और बहुत बड़ी बात है कि हम जिस परिसर में हैं इस माहौल का भी हम लोगों को असर पड़ेगा और इसका हम लोग लाभ उठा पाएंगे। ये जो संस्थान है, बात हो रही थी कि लोकल किसानों का जिला स्तरीय जो किसान है, अच्छे किसान, कुशल किसान, उसका भी कुछ ट्रेनिंग हो, उसका भी कुछ, उसको भी संस्थान से कुछ लाभ मिले। तो निदेशक महोदय इसमें पहल करने की बात की है और माननीय मंत्री मैप का सभी लोग जानते हैं कितने उत्सुक और इस विभाग के प्रति कितने संकल्पित हैं कि आपको पूरे झारखंड में इसका झलक मिल रहा होगा। झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के जुलू पार्क स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का बलिदान देश के लिए गौरव का विषय है और उनका नाम सदैव अमर रहेगा। उन्होंने उनके परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो भी लोग धर्म के नाम पर जो आतंकवाद का खेल खेलते हैं, उनको आकर के जमीनी स्तर पर देखना चाहिए कि जिन परिवारों के बच्चे चाहे घर के हो चाहे उधर के हो चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसमें परिवार का दुख कोई भूल नहीं सकता। आज दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि उनकी शादी होने वाली थी, 1 महीने का समय था। अब हम लोग इनके लिए राज्य सरकार से क्या अनुदान करवा सकते हैं या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आकर के चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि करमजीत सिंह जी के नाम से कोई या तो सड़क का नामकरण होगा या इनका कहीं प्रतिमा कर सकेंगे, वो करवाने का प्रयास करेंगे। अभी जगह और ये चिन्हित हमने नहीं किया, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि ये हो और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करेंगे सरकार से कि इनकी जो बहन है
उसको राज्य सरकार उसके सुटेबिलिटी के अनुसार से नौकरी दे। वैसे ये जो बलिदान है इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता। ये किसी भी व्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ बलिदान है उसमें से एक है, लेकिन जो भी क्षतिपूर्ति हम लोग कर सकते हैं। और इस खबर के बाद रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां डाकरा में मुख्य सड़क बीते 6 महीनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के शुरू किया गया मरम्मत कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गड्ढों से भरी ये सड़क अब स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। क्षेत्रवासियों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। वो सवाल उठा रही हैं कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, ठेकेदार या संबंधित विभाग। प्रशासन कब जागेगा, ये सवाल अब स्थानीय नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के गणेशपुर गांव में बिजली के करंट से एक लाइनमैन की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो हस्तिनापुर बिजली घर पर संविदा कर्मी था। विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन ठीक करने के दौरान करंट से बुरी तरह झुलसने के कारण संदीप की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि CHC की लापरवाही से करंट प्रभावित हुआ, जिसके कारण संदीप की मौत हुई। परिजनों की मांग है कि मृतक की पत्नी को नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए, जिसके बाद उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने मृतक की पत्नी को संविदा कर्मी नौकरी और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। माया जी, तो क्या हुआ था, घटना क्या हुई है, हमें खुल के बताया जाए सारा क्या हुआ। सर घटना यही हुई है, हमारा काम कर रखे थे हम उसके पास, सुभाष के पास, तो हमने 7 दिहाड़ियों को पैसे ले लिए। सुभाष कौन है? सुभाष वही है जिसके पास हमने काम करा था। काम? जी सर। तो उसके परिवार ने, बेटियों ने और 2 और उसकी घरवाली ने मेरे साथ मारपीट करा। किस बात? पैसे के ऊपर सर, पैसे मांगे, मैंने दिहाड़ी कर रखा। आपने दिहाड़ी मांगी तो मारपीट शुरू? जी सर। पैसे ना देने? हाँ सर। उसके बाद उनकी बेटियों ने और उसकी माँ ने मारपीट करा, मेरे पेट में भी लात मारा। फिर मैं अगले दिन हॉस्पिटल गई, वहाँ मेरा मरा बच्चा पैदा हुआ है और पुलिस वाले कह रहे हैं जिंदा पैदा हुआ है। वो तो अच्छा जी। कितनी देर होगी इस बात को? ये तो महीना हो गया सर इन बातों को, और पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे। 19 तारीख के बाद अभी जिस दिन थोड़ा हुआ था 19/1/2025। जी सर, पिछले महीने, ठीक है जी सर। 1 महीना हो गया। जी सर। होने जा रहा है। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये है लड़ाई बजी थी, पैसे मांगने नहीं दिया, पैसे मांगने नहीं तो उन्होंने इस तरह लात खपाई कर लिया। हाथापाई करने में 2-3 बार ये नीचे गिरी है, इसे पेट पर लात मारी, उसकी छोरी ने अंतिम नाम उसका। और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नशा मारा कर रहे हैं, कल हमारा बच्चा दिया है 1 महीने बाद, और उन्हें लड़वा रहा है जबरदस्ती। पुलिस वालों ने जबरदस्ती दबवा दिया सर। पुलिस वालों ने आपके बच्चे को जबरदस्ती दफन करवाया है? यही शमशान में करवाया। मैंने कहा दोस्तों हमारा तो घर छोड़ दो जी, हमारा और भी काम है जी, माना घर की जरूरी है कि माना कसी लेने जानी पड़ेगी सारे काम, तो यहाँ लेके आए बोले नहीं, बच्चा घर लेके नहीं जाना है, बच्चा यही दबा दो। अच्छा, जबरदस्ती? जी सर। और कोई सुनवाई नहीं हो रही? आप सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल
मुझे तो मैं चिल्ले को मिलेगी। इंचार्ज का नाम क्या था जो आए थे? इंचार्ज का नाम है तो ASI है साहिब सिंह। साहिब सिंह वही पहले आया था इन्वेस्टिगेशन वही कर रहा था? हाँ जी। और जो SHO है उनका नाम है कुलवीर सिंह। अच्छा। तो आप गए थे उनके पास फरियाद लेके गए थे? हाँ जी गए थे जी। तो फिर उन्होंने क्या बोला आपको? हमारे को बोल रहा है जी कार्रवाई कर दिया, पर्चा बन चुका है। और कल ये भी बताया था ये हमने अंदर डाल दिया उनको, और अंदर डाल दिया तो उनकी जमानत कैसे होगी? वो अंदर गए नहीं सर, अंदर उठाया नहीं, हम खुद बगल में ही घर में बैठे अपने वो जो मुजरिम है जी सर, हाँ वो साथ ही रहते थे। एक सेकंड के लिए नहीं उठाए हैं। पुलिस बुलाया ही नहीं है। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, न्याय नहीं मिल रहा। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हो? न्याय मांगते हैं। प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है भाई हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची मरी है हमारी और बोलते हैं साहिब सिंह बोलते हैं 15,000 ले लो सर और फैसला कर लो। कौन बोल रहा है? साहिब सिंह? हाँ। जो इंचार्ज है ये सही है? सही है। हाँ वो कह रहे 15,000 ले लो। 15,000 ले लो। मेरे SHO ने मेरे आपके बात कही थी 7,500 लेने हैं तो हम 15,000 देते हैं, फैसला कर लो, ये बोल रहा है कुलवीर SHO ने। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये वीडियो है पंजाब के लुधियाना से, जहां एक महिला ने फैक्ट्री मालिक की पत्नी और बेटी पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने बताया कि मां बेटी द्वारा मारपीट के दौरान उसके पेट में लात मारी गई, जिसके कारण उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि ये घटना और ये वीडियो 19 जनवरी की है और महिला ने अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक में राज्य सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के शुल्क में अचानक 10 गुना वृद्धि कर दी है। पहले 5 रुपए में मिलने वाला ये प्रमाण पत्र अब 50 रुपए में मिलेगा। 31 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के बाद 4 फरवरी से ये नई दर लागू हो गई है। ये प्रमाण पत्र स्कूल दाखिले, आधार कार्ड, उत्तराधिकार और कानूनी कार्यों के लिए अनिवार्य होते हैं, जिससे आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बढ़ी हुई फीस को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसे जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया जा रहा है। 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಜನನ ಮರಣ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥದ್ದು ಸತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣನ ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ಏರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸತ್ತವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ 50 ರೂಪಾಯಿನ ಏರಿಸೋದು ಖಂಡನೀಯ. ಮುಂದುವರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಅದರಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗೈತಿ. ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸತ್ತವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಾಗ 20 ಬರೆ ಅಡ್ಡಾಡಿಸಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನ್ಮ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಸತ್ತವ್ರ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತು, 5 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, 50 ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ 5 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ 31/12/2024 ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಚೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಈ ಜನಮ ಪೋರ್ಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೆ 5 ಮತ್ತು 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ರೂಪೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಅರೌಂಡ್ 500 ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಲಯವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ 400 ರಿಂದ 500 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜನನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾದನೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 2020-2021 ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ 75 GSM. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅದೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।